नमस्कार दोस्तों, मैं तनु जसवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारी उत्तराखंड इतिहास की जो सीरीज चल रही है, आज उस सीरीज का अगला लेक्चर है। जो लेक्चर है वो चल रहा है हमारा उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन। गोरखा प्रशासन एक क्रूर प्रशासन की कहानी है। उत्तराखंड में गोरखा का मतलब एक समय वो था जब यहां पर गोरखा का नाम सुनते ही लोग घरों में छिप जाते थे। आखिर क्या कारण था कि लोग इस दहशत में इन गोरखों से रहते थे? इस वीडियो में हम इसी दहशत को पढ़ेंगे, इसी इतिहास को पढ़ेंगे। आइए गोरखा प्रशासन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं गोरखा प्रशासन की, तो आखिर ये गोरखा है क्या? ये नेपाल है क्या? अब जो नेपाल था, जिसको हम वर्तमान का नेपाल कहते हैं, वह गोरखनाथ पहाड़ी के कारण या बाबा गोरखनाथ के कारण उसको, वहां के लोगों को गोरखा कहा गया। ये जो आधुनिक नेपाल दिखता है हमको, ये पहले ऐसे नहीं था। यह छोटे छोटी 24 रियासतों में विभाजित था और इन छोटी छोटी रियासतों को नाम दिया जाता था चौबीसी। अब ये जो 24 रियासतें थी हमारी, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन 24 रियासतों का एकीकरण कैसे होता है, कौन इनका एकीकरण करता है, क्या इसकी घटना थी? होता क्या है, 1743 के आसपास एक राजा रहता है। वह राजा नेपाल को एकीकृत करने की ठानता है। राजा का नाम था शाही वंश का पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह अपने राज्य को एकीकृत करने का सपना देखता है कि मैं नेपाल को क्या करूंगा, एकीकृत करूंगा, ताकि एक बृहत नेपाल की स्थापना हो सके। और आधुनिक नेपाल का जन्मदाता भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र सिंह प्रताप शाह। सिंह प्रताप शाह के बाद अगले राजा बनते हैं रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह के समय पे नेपाल प्रगति करता है। नेपाली जो जाति थी या जो गोरखा थे, वह महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं। वो एक खूंखार लड़ाकू जाति के तौर पे जाने जाते हैं। रण बहादुर के समय चौतरिया वंशा और अमर सिंह थापा, गज केसर पांडे, बड़ा वंशा, ये सारे लोग एक महान सेना का निर्माण करते हैं, क्योंकि महान सेनापति थी। ये नेपाल की विजय अभियान को उस नेपाल से बाहर ले गए। इनके पहले सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार से लगता हुआ मधेश प्रांत का इलाका, गढ़वाल, कुमाऊं, कांगड़ा, ये सारी क्षेत्र इनके कब्जे में आने लगते हैं। कहानी शुरू होती है कुमाऊं से। कुमाऊं के प्रधानमंत्री पंडित हर्षदेव जोशी नेपाल के राजा रण बहादुर शाह को लेटर लिखते हैं कि महाराज आप आइए और कुमाऊं पर अधिकार कीजिए। रण बहादुर शाह चाहता क्या था? इससे अच्छा मौका कोई व्यक्ति स्वयं ये दावत दे रहा है कि आओ और मेरे घर पे कब्जा करो। ऐसा ही कुछ हर्षदेव जोशी कर रहे थे। वही कहानी है, वही कहावत है, घर का भेदी लंका ढावे। ठीक। और दूसरी तरफ था कि अंधे को क्या चाहत, सिर्फ 2 आंखों की। वो चाहत रण बहादुर शाह को थी। उसने अमर सिंह थापा, चौतरिया वंशा, गज केसर पांडे, इन सबको बुलाया और कहा अब आप लोग तैयारी कीजिए, हमको कुमाऊं को जीतना है। वहां के प्रधानमंत्री लेटर लिख रहा है। सेना तैयार होती है। सेना कुमाऊं पर 2 इलाकों से आक्रमण करती है, एक तराई का इलाका और दूसरा पहाड़ से।
झूला घाट की तरफ से एक सेना आती है, अमर सिंह थापा ये सब लोग रहते हैं। वहां पर राजा महेंद्र चंद कहीं ना कहीं उनको पराजित करने की दशा में पहुंच गया था, लेकिन उसी समय वो खबर आती है कि उसके जो चाचा हैं लाल सिंह, वो पराजित होने वाले हैं मैदान में। वो सेना को इकट्ठा करता है और चाचा की मदद के लिए चल देता है। अब पूरी की पूरी गोरखा सेना और पूरी की पूरी कुमाऊनी सेना आपस में टकराती है हवाल बाग में, और हवाल बाग में 1790 में एक युद्ध होता है जिसको हवाल बाग का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में राजा महेंद्र चंद और चाचा लाल सिंह काशीपुर की तरफ भाग जाते हैं और गोरखों ने अल्मोड़ा पर कब्जा कर दिया। ठीक, यही हम यहाँ पर देखते हैं कि 1790 में हर्षदेव जोशी के बुलावे पर कुमाऊं पर आक्रमण किया। इस समय नेपाल का शासक रणबहादुर शाह था। गोरखा सेनापति हस्तिदल चौतरिया, बहादुर शाह, जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा। इस समय कुमाऊं के शासक महेंद्र चंद थे। हवाल बाग के युद्ध में महेंद्र चंद पराजित हुआ। इस प्रकार संपूर्ण कुमाऊं के क्षेत्र पर गोरखों का अधिकार हो गया, और जैसे ही कुमाऊं पर अधिकार करते हैं ये जोगामल शाह को यहाँ का सूबेदार या सूबा नियुक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सूबा नियुक्त कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में गोरखा सूबा, आखिर ये सूबा होता क्या था? तो सूबा जिस प्रांत को नेपाली सेना जीतती थी, वहां पर जो व्यक्ति राजा के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता था, उस प्रतिनिधि को सूबा या सूबेदार कहते थे। तो कुमाऊं भी इन्होंने जीत लिया था। अब यहां पर भी एक सूबे की या एक सूबेदार की नियुक्ति की जानी थी, और इस पद पर पहला कुमाऊं का सूबा नियुक्त होते हैं जोगामल शाह। 1791 से 1792 तक जोगामल शाह यहां पर नियुक्त होते हैं। जोगामल शाह के काल में दो बड़ी घटनाएं घटती हैं। पहली बड़ी घटना, जोगामल शाह कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करवाते हैं। क्या करते हैं? कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त, कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त, कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करवाते हैं। दूसरा, इनके काल में ही गढ़वाल पर पहला आक्रमण भी होता है। अब दूसरे जो सूबा नियुक्त होते हैं, काजी नरसिंह होते हैं। अब ये काजी नरसिंह या नरशाही भी इनको कहते हैं, ये एक अत्याचारी व्यक्ति था। इसके काल में एक घटना घटती है जिसको नरशाही की मंगल, ठीक, जिसको नरशाही की मंगल या मंगल की रात या नरशाही का पाला कहते हैं। होता क्या है, अल्मोड़ा के पास एक गांव था, वहां पर नागरकोटी जाति के सैनिक रहते थे। नरशाह को या नरशाही को यह सूचना मिली कि ये जो नागरकोटी लोग हैं यह नेपाल पर या नेपाली सेना पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। तो वो एक दिन रात को, मंगलवार की रात थी, उस रात को ये क्या करता है, इन पर आक्रमण कर देता है और सारे के सारे नागरकोटियों को मार देता है। ये रात मंगल की होने के कारण इस घटना को मंगल की रात या नरशाही का मंगल या नरशाही का पाला कहते हैं। ठीक, एक अत्याचारी की बात। तीसरा सूबेदार अजब सिंह खवास बनता है। उसके बाद अमर सिंह थापा, परबल प्राणा और उसके बाद बमसा। बमसा के काल में इसका जो नायब सूबा रहता है रुद्रवीर सिंह, वो यहां पर एक काम करता है कि रुद्रवीर इसको बमसा को क्या देता है, एक सलाह देता है कि आप यहां पर नया टैक्स इंपोज कीजिए। और बमसा के काल में ब्राह्मणों पर एक टैक्स लगता है जिसको कुसही कर कहते हैं। ठीक, तो ये कुसही कर लगाता है। उसके बाद अजब सिंह, धौकल सिंह और रुद्रवीर के काल में कपड़ों पर या कपड़ा उद्योग पर
टैक्स लगता है, एक टैक्स शुरू किया जाता है जिसको टनकर कहते हैं। क्या कहते हैं? टनकर। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना है, इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके चलते हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट। अब ऋतुध्वज थापा। ऋतुध्वज थापा के काल में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ऋतुध्वज थापा जब कुमाऊं के सूबा थे, इस समय 1804 की घटना थी, 3-4 की घटना थी, यानी कि गढ़वाल पर क्या करते हैं? हमला करते हैं, दूसरी बार आक्रमण करते हैं। तो गढ़वाल पर अधिकार के समय कुमाऊं का शासक, कुमाऊं का सूबेदार कौन था? ऋतुध्वज थापा। अंतिम जो यहां पर सूबा रहता है वो बमसा चौतरिया, जिसको भीमसा भी कहते हैं, यह कुमाऊं के अंतिम सूबे थे। एक इनके बारे में अंतिम सूबा, पहली इनके बारे में जानकारी, अंतिम सूबा। दूसरा ये क्या करते हैं, जो हमारे चौतरिया बमसा चौतरिया थे, यह अल्मोड़ा से नेपाल तक रोज डाक, यानी कि चिट्ठी या पत्राचार, डाक पहुंचाने का काम करते थे। तो दो काम इनके, अंतिम सूबा और अल्मोड़ा से नेपाल तक डाक। चलिए आगे बढ़ो। अब हम देखते हैं गढ़वाल पर गोरखा आक्रमण। कुमाऊं पर तो 1790 में कर चुके थे। जोगामल शाह से सलाह मशवरा होता है कि अब आगे क्या करना है। हर्षदेव जोशी इनका साथ देता कहता है अब आप गढ़वाल पर हमला कीजिए। तो कुमाऊं से लगती हुई जो गढ़वाल की चौकी थी वो थी लंगूरगढ़। ये लंगूरगढ़ पर हमला कर देते हैं और 1 वर्ष तक लंगूरगढ़ पर गढ़वाली और कुमाऊनी सेना आमने सामने रहती है, और नेपाली सेना आमने सामने रहती है, और यह आक्रमण 1791 में होता है। तो आपके पास प्रश्न भी यही आएगा कि गोरखों ने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो 1791 में पहला आक्रमण किया। इस समय गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह थे। अचानक से एक दिन रण बहादुर शाह का लेटर आता है कि सेना वापस मुड़ जाए, वहां के राजा के साथ संधि कर ली जाए। वापसी इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि चीन का खतरा नेपाल पर बढ़ चुका था, आक्रमण करने वाला था। तो उन्होंने कहा इस आक्रमण से बचने के लिए हमको क्या करना है? वापसी सेना को बुलाना है। सेना को बुलाया गया, सेना ऐसे नहीं आई। उसने क्या किया? एक संधि की, जिसको लंगूरगढ़ की संधि या कुछ लोग उसको श्रीनगर की संधि 1792 कहते हैं। इस संधि की कुछ शर्तें रखी गई। एटकिंसन उस पर कुछ लिखते हैं। इनका कहना था कि प्रद्युम्न साहब 25,000 रुपए वार्षिक कर देगा गोरखों को। इसके अलावा एक गोरखा रेजिडेंट, एक गोरखा रेजिडेंट यानी कि एक गोरखा अधिकारी, एक गोरखा अधिकारी कहां पर रखा जाएगा? श्रीनगर में रखा जाएगा। यह संधि की शर्तें थी। इसके साथ गोरखे वापस चले गए। अब गढ़वाल की हालत 1795 के आसपास अति खराब हो जाती, क्योंकि यहां पर अकाल पड़ जाता। अकाल के बाद स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। राजा के यहां पर खाने के लिए भी कुछ न बचा। जितना राशन था सारा जनता में बांट दिया गया। स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। इसके बाद किसी व्यक्ति पे यदि दुखों का पहाड़ गिरे तो लगातार गिरता है। ऐसा ही कुछ राजा प्रद्युम्न शाह के साथ भी हो रहा था। हुआ क्या कि प्रद्युम्न शाह के समय पर 1803 में 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ गया। इस भूकंप में गढ़वाल राज्य को बड़ी तबाही मची। ये खबर नेपाल के राजा गिरवाण विक्रम शाह को पहुंच जाती है। जब ये खबर विक्रम शाह को पहुंची, गिरवाण विक्रम शाह को, तो उन्होंने सोचा ये असली मौका है कि गढ़वाल पर आक्रमण किया जाए। अब तक उनके जो पिता थे रण बहादुर शाह, जिनको स्वामी निर्गुणानंद कह रहे थे, वो भी अपना संन्यास छोड़ करके राजकाज में आ गए थे, हस्तक्षेप लगातार कर रहे थे।
उन्होंने कहा आप जाइए और आक्रमण कीजिए। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में एक सेना बनाई गई, उसे गढ़वाल आक्रमण पर भेज दिया गया। इन लोगों ने पहला जो युद्ध किया वो श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी के पार किया। दूसरा युद्ध बाड़ाहाट में किया, जिसको उत्तरकाशी कहते हैं। तीसरा युद्ध चमुआ में होता है, जिसको चंबा कहते हैं। उसके बाद अब समय आ गया था निर्णायक युद्ध लड़ने का। हुआ क्या, राजा चमुआ का युद्ध हार जाता है और वापस श्रीनगर पहुंचा। रानी बच्चे और सबसे कहता है कि जिसके पास जितना भी गहना है उसको लाओ। राजा ने अपना जो स्वर्ण सिंहासन था, जो कि उनके पूर्वजों ने कत्यूरियों से छीना था, उसको बांधा और यहां से सहारनपुर चले गए। सहारनपुर जब वो जाते हैं तो सहारनपुर में एक सुनार के यहां पर उसको गिरवी रख देते हैं। बगल में एक रियासत थी, लंडोरा रियासत, वहां के राजा रामदयाल थे। अब जो ये राजा रामदयाल जी थे, ये रियासत कभी गढ़वाल के अधीन हुआ करती थी। उन्होंने अपना परम धर्म निभाया और अपने महाराज की सहायता की। एक सेना थी उनकी, उस सेना को राजा प्रद्युम्न शाह की सेवा में हाजिर किया। राजा ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और देहरादून के खुड़गुड़ा में एक युद्ध होता है 14 मई 1804 को। इस युद्ध में गढ़वाल के राजा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए। जैसे राजा वीरगति को प्राप्त हुए, उनके जो भाई थे प्रीतम शाह, उसको बंदी बना दिया गया गोरखों के द्वारा, और उसके साथ मां राजराजेश्वरी के जो यंत्र थे उनको गोरखे अपने साथ नेपाल ले गए। राजा का छोटा भाई पराक्रम शाह भागकर कांगड़ा चला गया। बेटा सुदर्शन शाह भागकर हरिद्वार चला जाता है, पूरे के पूरे राज परिवार के कुनबे को लेकर, अपनी माताओं को लेकर के सभी लोगों को चला जाता है। अब 1790 के बाद जो ये 1804 का समय आता है, 1804 में गोरखों ने गढ़वाल पर भी अधिकार कर लिया, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ही अब गोरखों का अधिकार हो गया था। 1790 में कुमाऊं में, 1804 में गढ़वाल में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुमाऊं में सूबों की नियुक्ति हुई, वैसे ही गढ़वाल में भी सूबों की नियुक्ति होती है, और यहां का जो पहला सूबा नियुक्त होता है वह अमर सिंह थापा जी होते हैं। अमर सिंह थापा जब युद्ध जीत लेता है तो इस युद्ध को जीतने के बाद अमर सिंह थापा जी को काजी की उपाधि दी जाती है। इनको एक नाम दिया जाता है बड़ काजी। और अमर सिंह थापा ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए, कई महान युद्ध लड़े। अमर सिंह थापा को गढ़वाल और कुमाऊं का सबसे बड़ा अधिकारी और सबसे बड़ा न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है रण बहादुर शाह के द्वारा। यहां पर सूबे के रूप में ये शासन संभालते हैं, तो इन्होंने गंगा माता मंदिर का निर्माण किया। उत्तराखंड में डाटकाली जो मंदिर है उसकी स्थापना की। देहरादून में संतला देवी है, उसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक। अब अमर सिंह थापा आगे युद्धों की तरफ चल देते हैं। इनके पास आगे भी बड़ा काम था। इन्होंने तो ब्रत नेपाल की क्या करनी थी, स्थापना करनी थी। ये कांगड़ा जम्मू को जीतने के लिए निकल पड़े। बेटे रणजोत सिंह थापा को यहां पर सूबेदार के पद पर नियुक्त कर दिया गया। रणजोत सिंह थापा एक महान प्रशासक थे और लगातार मौलाराम इनके बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। उन्होंने मौलाराम को संरक्षण दिया क्योंकि वो विद्या अनुरागी थे और ऐसे काम करते रहते थे। इसी कारण मौलाराम ने रणजोत सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी, और यही आपके पास परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, रणजोत थापा ने यहां पर दो नए पद का सृजन किया, एक विचारी और दूसरा अविचारी। विचारी जज को बोला गया और अविचारी
जो शासन या प्रशासन को संभालता था उसको दिया गया। इसी समय गुरु रामराय दरबार के एक महंत थे हरसेवक जी, उनको कड़ाई दीप जो क्या थी न्याय प्रणाली थी उसमें उनको सजा दी गई, उन पर चोरी का इल्जाम लगा। हरसेवक महंत, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। हरसेवक महंत, कड़ाई दीप। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद सूबेदार बनता है हस्तिदल चौतरिया 1805 से 1808 तक। ये दून घाटी को पुनर्स्थापित करते हैं, यानी कि यहां पर कृषि का बढ़ावा देते हैं या कृषकों के लिए एक ऋण की व्यवस्था करते हैं जिसको तकावी ऋण कहते हैं। इसके अलावा इसके काल में मौला राम ने एक पुस्तक लिखी राजा रण बहादुर शाह की, जिसको रण बहादुर चंद्रिका बोला गया। इसके बाद सूबेदार भैरव थापा शासक बनते हैं। ये विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अत्याचारी शासक थे। मौला राम की इन्होंने जागीर छीन ली। मौला राम से के जो उसको पैसा मिलता था वो कम कर दिया। जब इसके अत्याचार बढ़े तो मौला राम ने एक लेटर लिखा, मौला राम ने शिकायत की, मौला राम ने इनकी शिकायत की। कहां पर? नेपाल। उसके बाद काजी बहादुर भंडारी बनते हैं। इन्होंने भी कृषि में काम किया और यहां पर भूमि को 5 भागों में विभाजित किया। 5 भागों में विभाजित। एक, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद काजी बहादुर भंडारी के बाद पुनः अमर सिंह थापा को यहां पर भेज दिया जाता है और वह अपने जो कारिंदे थे यानी कि जो उनके अधीनस्थ थे उनके माध्यम से यहां पर फिर सुबह का काम करने लगे। ये आपको याद रखना कि आगे बढ़े। अब हम गोरखों के प्रशासन पर जाते हैं। यहां पर प्रशासन में जो सबसे ऊपर रहता था उसको सूबा कहते थे, राजा कहते थे। ठीक है, प्रशासन में जो सर्वोच्च व्यक्ति था वो कौन था? राजा था। राजा के बाद जो जीते गए प्रांत है वहां का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको सूबा कहते थे। सूबा के नीचे नायब सूबा सेनापति रहते थे। इनकी जो सेना थी वो 2 प्रकार की थी, एक स्थायी सेना और दूसरी अस्थायी सेना। पहले स्थायी सेना पे जाते हैं। स्थायी सेना में 2 प्रकार के सैनिक होते थे। पहला जागरिया, 1 वर्ष के लिए नियुक्त सैनिक, यानी कि यह जो सैनिक होते थे वो सेना में कार्यरत होते थे। ठीक है, कार्यरत। ठीक है, तो कार्यरत सैनिकों को क्या कहते थे? जागरिया कहते थे। दूसरे होते थे जो ये जागरिया सैनिक होंगे, ये 1 वर्ष बाद रिटायर हो जाएंगे और इनको क्या कहेंगे? फिर ढाकरिया कहेंगे। इन जागरिया और ढाकरियाओं को जो वेतन दिया जाता था वो मालगुजारी के माध्यम से दिया जाता था। और जो ये मालगुजारी होती थी, यानी कि मालगुजारी का मतलब है कि ये गांव से क्या करेंगे? टैक्स इकट्ठा करेंगे। इनको गांव दिए जाएंगे, वहां से गांव टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो टैक्स आएगा वही इनका वेतन कहलाएगा। और इस मालगुजारी को एक नाम दिया गया बली, और यही आपके पास इंपॉर्टेंट है। गोरखा सेना 1 वर्ष के लिए नियुक्त होती थी और प्रतिवर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता था। ये इसकी क्या है? विशेषता। अब आते हैं अस्थायी सेना पे।
अस्थायी सेना कब नियुक्त होती थी? माना गोरखों को हमला करना है कांगड़ा पर या सिरमौर पर, तो ये गढ़वाल से या आसपास के इलाकों से स्थानीय नागरिकों को सेना में भर्ती कर देते थे। जब तक युद्ध होगा तब तक इनको नगद वेतन दिया जाएगा और बाद में इन स्थानीय लोगों को शांति काल में कर मुक्त जागीर दे दी जाएगी। मतलब एक गांव दे दिया, भाई इससे जो पैसा आएगा इसको तू रख, या कुछ 25-30 खेत दे दिए जाते थे। इन खेतों से जो भी उपज होगी सरकार उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगी। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद हम इनकी न्याय व्यवस्था को देखते हैं। तो राज्य में जो सर्वोच्च न्यायकारी होता था वो सूबा होता था, जिसकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, क्योंकि वो प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी रहता। यहां पर न्यायाधीश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है विचारी शब्द। यह गोरखों का न्यायिक अधिकारी होता था जो साक्ष्यों की उपस्थिति में त्वरित न्याय प्रदान करता था। लेकिन यदि क्या हो कि साक्ष्य उपलब्ध ना हो, तो यहां पर न्याय की एक प्रणाली अपनाई जाती थी जिसको दीप प्रणाली कहते हैं। इस दीप प्रणाली में अलग अलग प्रकार के दीप थे। जैसे पहला जो दीप है वो गोला दीप है। गोला दीप क्या थी? इसमें एक लोहे की छड़ होती थी। उस लोहे की छड़ को गर्म किया जाता था। वादी और प्रतिवादी के हाथ में वो छड़ दी जाती थी, मतलब लगभग 1000 सेंटीग्रेड डिग्री पर उसको गर्म किया गया जाता था अनुमान के अनुसार। भाई उस समय तो कोई ऐसी मशीन नहीं थी, लेकिन 1000 सेंटीग्रेड के माना, जब तक वो लाल नहीं हुई वो छड़, वो सरिया, तो उसको उनके हाथ में देते थे। एक दूरी निश्चित की जाती थी कि यहां से थोड़ी दूर तक तो दोनों जाएंगे। जिसके हाथ अधिक जल गए वो समझो क्या हो जाएगा, वह दोषी साबित हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा गोला दीप। इसके बाद अगला है तराजू दीप। तराजू दीप में क्या करते हैं कि माना किसी ने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया, तो दोनों व्यक्तियों को तराजू पे तोला जाता था और तराजू में पत्थर की सहायता से उन पत्थरों को एक स्थान पर रख दिया जाता था। 2 या 3, 4, 5 दिन बाद दोबारा से उन लोगों को तराजू में तोला जाएगा। अगर किसी का वजन कम हुआ तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। ये हमारे पास तराजू दीप है। उसके बाद है कढ़ाई दीप। इसमें क्या करेंगे कि गरम तेल की कढ़ाई होगी, उस गरम तेल की कढ़ाई में वादी और प्रतिवादी दोनों के हाथ डाल दिए जाएंगे। जिसके हाथ ज्यादा जलेंगे वो समझो क्या होगा, दोषी साबित हो जाएगा। इसके बाद जल दीप। वादी और प्रतिवादी के बेटों को जल में छोड़ दिया जाता था। जो डूबेगा वो समझो क्या है, आपका दोषी सिद्ध हो जाता था। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जहर दीप है। इसमें एक जड़ होती है काली हल्दी की जड़। उस काली हल्दी की जड़ को वादी और प्रतिवादी को खाने को दी जाती थी। यदि कोई उसको खाकर मर गया तो समझो वो दोषी था, जो नहीं मरा वो निर्दोष साबित हो जाता था। उसके बाद मंदिर दीप। इसमें देवता की जो मूर्ति होती थी उसके सामने 2 क्या रखते थे, पर्चियां रखते थे। पुजारी एक पर्ची उठाता था और जिस व्यक्ति की पर्ची पहले उठाई जाती थी वो निर्दोष मान लिया जाता था। उसके बाद घात दीप। घात दीप होते क्या थी कि इसमें कोई विवादित वस्तु है, विवादित मिट्टी है, तो उसको स्थानीय देवता के पास ले जाकर के चढ़ा दिया जाता था। और यदि वह व्यक्ति, उसको अगले 1 वर्ष तक कोई नुकसान हो, उसकी भैंस मर जाए, उसके घर में कोई बीमार हो जाए, या कोई अनहोनी हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, सर फट जाए, तो ये समझो कि वो दोषी व्यक्ति था, उसने ही उस चीज को चुराया है। यही हमारे पास घात दीप है। इसके अलावा जब यहां पर व्यक्तियों से कसम खिलाई जाती थी तो
महाभारत का एक भाग था जिसको हरिवंश की पोथी कहते थे। तो इस हरिवंश की पोथी की क्या यहां पर कसम खिलाई जाती थी। मृत्युदंड जो होगा उसके बदले अर्थदंड अगर आप देंगे, अगर आप पैसा देंगे तो उसको कम कर दिया जाएगा। दूसरा, यहां पर जो दंड होगा वह जाति के आधार पर दिया जाता था, यानी कि कोई ब्राह्मण है, वो कोई अगर क्या करेगा, कोई किसी का मर्डर कर देगा निम्न जाति के व्यक्ति का, तो उसको क्या नहीं दिया जाएगा, उसको सजा फांसी की नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दुराचार कोई करेगा, वो भी जाति के आधार पर, ब्राह्मण की चोटी काट दी जाती थी या उसको देश निकाला दे दिया जाता था, वही उसके लिए अधिकतम सजा होती थी। राजद्रोह और गौ हत्या, ये दो जघन्य अपराध थे यहां पर। इनकी सजा क्या थी, मृत्युदंड थी, और इनको अर्थदंड देकर भी कम नहीं किया जा सकता था। तो जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। अब आते हैं राजस्व। तो राजस्व की जब हम बात करते हैं तो भूमि कर और दासों को बेच करके जो पैसा आता था वो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण था। किसके रूप में, टैक्स के रूप में। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि जो चंदों की जो टैक्स व्यवस्था थी उसको समाप्त किया। 36 कलम 32 रकम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले लोग समाप्त करते हैं। एक दूसरा, ये एक सजा या एक कानून बना रखा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी की पत्नी का हरण कर लेता है या उसके साथ संबंध बना लेता है तो महिला का पति उसको मार सकता है और उस पर मारने वाले व्यक्ति को कोई भी सजा नहीं दी जाती। ये इन्होंने दो काम किए। अब यहां पर कुछ कर हैं। पहला कर है कुसई कर। यह ब्राह्मणों से लिया जाता था। अब देखिए, पहली बार ब्राह्मणों से क्या लिया जा रहा है, कर लिया जाता था। इनके काल में दो ही ब्राह्मण जातियां थी, एक पांडे और एक उपाध्याय, जिनको ये लोग क्या करते थे, पूछते थे। और उसके अलावा जो उत्तराखंड के ब्राह्मण थे उनको ये किसी भी प्रकार से क्या नहीं देते थे, इज्जत नहीं देते थे। ये इनका कहना था ब्राह्मण के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, तो इसलिए आप सर से बोझा उठाइए। और ये जबरदस्ती ब्राह्मणों से बोझा उठाते थे, जबकि चंद काल में गढ़वाल में ऐसा नहीं होता था, वहां पर केनी नहीं बन सकते थे। लेकिन इन्होंने ये भी किया, जमीन हड़पने वाले ब्राह्मणों से, क्योंकि जिन्होंने प्राचीन काल में जमीन हड़पी होगी उन ब्राह्मणों से ये क्या ली जाती थी, 13 जूलिया 260 नाली पर। अगला है पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी का मतलब, पुंगड़ी का मतलब होता है खेत, यानी कि खेत यानी कि जमीन से लिया जाने वाला ये कर था। ये यहां पर सबसे ज्यादा लिया जाता था, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए था, और यही यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दोनों कर आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सलामी, यह नजराना होता था। जब भी कोई क्या होगा, शुभ कार्य होगा, शुभ अवसर होगा, उस समय यह राजा को भेंट किया जाएगा। टीका भेंट, शादी के अवसरों पर ये टैक्स दिया जाएगा। तिमारी, फौजदार और सूबेदार को ये कर दिया जाएगा। फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 10 आना। पगड़ी कर, यानी कि जब भी जमीन का हस्तांतरण होगा, यानी कि एक परिवार से दूसरे परिवार को, पिता से पुत्र को जब भी जमीन दी जाएगी तो वो ये पगड़ी कर है ना, पगड़ी मतलब एक दूसरे को देना, तो ये लिया जाएगा। ये एक मुश्त ली जाती थी। मांगा, ये राज्य के प्रत्येक युवा से लिया जाता था 1 रुपया। इसके बाद स्वांगी दस्तूर, एक बीसी भूमि पर 1 रुपया। मेजबानी दस्तूर 2.5 आना। सौम्या फागुन, जब भी कोई त्योहार होगा तब। तान कर, मैंने बताया था आपको, रुद्रवीर द्वारा हिंदुओं और भोटिया बुनकरों पर लगता था, यानी कि कपड़ों पर। मिझारी, शिल्पकर्मियों और जागरिया ब्राह्मणों पर। मरोकर, मरोकर यानी कि जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं होगा तो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाएगा। रहता कर,
जो लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं उनसे, और बहता कर जो ब्लैक मनी होगी उससे छिपाई गई संपत्ति, घी कर दुधारू पशुओं से, मौ कर प्रति परिवार, अदनीस दफ्तरी राजस्व कर्मचारियों के लिए वेतन, जन्य शून्य कर्मचारियों से लगान के बारे में पूछ। मतलब अगर आप जैसे आप बैंक गए, मतलब ये ऐसा समझ लीजिए कि आप तहसील गए, तहसील में वहां पर एक कर्मचारी बैठा हुआ है, आप उससे बोला कि यार भाई साहब एक चीज बताओ, मुझे अपनी रजिस्ट्री करवानी है, मैं कहां कराऊं? वो बोलेगा रुक पहले 10 रुपए ला, तब बताता हूं। वैसा ही ये कर है जान्या मतलब सुनना और जानना। सुनना यानी कि तुम्हारी मैं बात सुनूंगा और फिर मैं उसकी क्या दूंगा, रिप्लाई दूंगा, उसका भी तुम मेरे को पैसा दोगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, वही दूसरी चीज हम इसमें एक और चीज देखना, जो ये गोरखे थे, इनका जो प्रिय त्योहार था वो कौन सा था? दशहरा था। इसको याद रखिएगा, प्रिय त्योहार दशहरा। ये उसके मीट और शराब के शौकीन व्यक्ति थे। ये लड़ने के लिए खुकरी का प्रयोग करते थे, जो कि डोटी के नेवारी लोहारों द्वारा बनाई जाती थी। इनके साहित्यों की जो भाषा थी वो नेवारी भाषा थी, उस पर ये क्या करते थे, साहित्य लिखते थे। उसके अलावा गोरखों को क्या कहते थे? सबसे बड़ी लड़ाकू जाति थी। इनको उत्तराखंड से भगाने का काम या इनको पराजित करने का काम अंग्रेज करते हैं, जिनको यहां पर लाने का श्रेय गढ़वाल के राजा को जाता है और हर्षदेव जोशी को जाता है। गोरखों को 2 युद्धों में पराजित किया जाता है। एक खलंगा का युद्ध जहां पर बलभद्र थापा शहीद हुए थे, और दूसरा युद्ध इनका लाल मंडी का युद्ध या अल्मोड़ा युद्ध, जहां पर 27 अप्रैल 1815 को एक संधि के माध्यम से ये क्षेत्र। इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम लगातार आपको नई नई वीडियो देते रहें और आपकी परीक्षाओं में ये काम आए। इस वीडियो को देखने के बाद लगता नहीं है कि कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा। धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ताकि पेपर जल्दी निकल सके। धन्यवाद।